प्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित मेरे संग की औरतें कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी के माध्यम से मृदुला गर्ग जी बताने का प्रयत्न कर रही हैं कि उनके जीवन पर किस तरह उनकी माता, उनकी दादी, उनकी परदादी व उनकी नानी का आधिपत्य था। आधिपत्य अर्थात वो किस तरह उनके जीवन से लाभान्वित हुई थी, किस तरह उनके जीवन पर उन सभी की सोच की छाप थी। आइए अब आगे उनके साथ जुड़ी हुई अन्य महिलाओं की चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग अर्थात बुरा योग, ऐसा योग जिस समय उसे आज़ादी की जश्न में शामिल होना था, और ऐसे समय में वे बीमार हो गईं। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? अर्थात उनकी बहुत इच्छा थी कि वे भी उस स्वतंत्रता के जश्न में शामिल हों, लेकिन अपनी बीमारी के कारण एवं नाना के कहे जाने के कारण वे घर से निकल ना पाईं। लेकिन वे बहुत रोईं, और इतना रोईं जैसे कोई इकलौती गुड़िया टूट गई हो। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। यह आयु ऐसी आयु होती है कि ना कोई बच्चा बहुत छोटा होता है और ना ही बहुत बड़ा ही हो जाता है। और ऐसे समय में उसके साथ इस तरह से जो घटना हुई, उससे वह बहुत मायूस हो गई। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। उपन्यास पकड़ाया पिताजी ने, क्योंकि उन्हें बचपन से पढ़ने का शौक़ था। तो पिताजी ने भी उन्हें एक उपन्यास, ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉवल, पकड़ा गए ताकि उसका समय व्यतीत हो सके। इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास दास्तोवस्की हैं, और ये बहुत अच्छा उपन्यास है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक अर्थात मानसिक रोग। मृदुला गर्ग जी को किताबें पढ़ने का इतना शौक़ था कि वे मानसिक रोग की तरह बदल गया था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, पलायन अर्थात जा चुके थे, तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब कब तक रोती, कब तक किसी बात के लिए कलपती, रोती और सोचती कि अभी मेरी बात पूर्ण हो जाएगी, जबकि वे पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अब वे उस जश्न में नहीं जा पाएंगी। तो उनके पिता भी नहीं गए, वे भी अपनी एक किताब लेकर बैठ गए। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। अर्थात जब मृदुला गर्ग जी ने ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पढ़ना प्रारंभ किया, तो वह रोना भूल गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह बड़े लोगों का उपन्यास था। लेकिन फिर भी पिताजी उसे पकड़ा कर चले गए। कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती,
क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ लेते हैं, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। सब कुछ ऐसा लगता है अरे कितनी बार पढ़ लिया, सब अपने दिमाग में छप सा जाता है। तो कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो हर बार एक नया अर्थ उसका हमारे सामने निकल कर आता है। ये होता है साहित्य की, अंग्रेज़ी की किताबें हों या हिंदी की, दोनों ही किताबें जब भी हम पढ़ेंगे तो एक नया अर्थ, एक नवीन अर्थ लिए हमारे सामने आता है। और पहले अर्थ की तुलना में दूसरा अर्थ ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तीसरी बार पढ़ते हैं तो तीसरा अर्थ निकल कर सामने आता है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी बात जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में पढ़ी जाए, वह बात उसी तरह से समझ में आती है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार, अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। ब्रदर्स कारामजोव में एक अध्याय ऐसा भी था जिसमें बच्चों के विषय में बताया गया था, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के विषय में बताया गया था। उसकी छाप पहली बार में ही मृदुला गर्ग जी पर पड़ गई थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जब कोई बात हमें बहुत प्रभावित करती है तो वह हमारे बोलचाल में या हमारी लिखने की, यदि हमारी शैली अच्छी है तो उसमें भी बार बार आती है। वे क्योंकि हमारे दिल और दिमाग को प्रभावित कर रही होती है। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, ये सब कहानी, उपन्यास मृदुला गर्ग जी ने पढ़ी थी और उसकी भी छाप, उनकी भी छाप कहीं ना कहीं मृदुला गर्ग पर पड़ी थी। जब हम कोई अच्छा उपन्यास, कहानी पढ़ते हैं तो उसके अंदर छुपा संदेश हमें प्रेरणा देता है, हमें याद रहता है। जो बात हमें याद रहती है वो जीवन के हर पल हमें याद भी आती है, समय समय पर याद आती है। तो वही छाप मृदुला गर्ग पर भी थी, उन कहानियों, उन उपन्यासों की जो वे पढ़ चुकी थीं अपने बचपन काल से लेकर, बाल्यकाल से लेकर जब तक वे लेखिका बनी। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। सबने नानी दादी की भावनाओं को अपने जीवन में अंगीकार किया। कोई भी बहन हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई कि वह एक लड़की है और वह कोई काम नहीं कर सकती। वे हमेशा लीक से हटकर अपना जीवन यापन करती रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा अब लेखिका अपनी बहनों के बारे में बात करना चाहती हैं, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने का कोई हीन भावना आरे नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, अर्थात विवाह के पश्चात नारी या महिला अपना नाम क्यों बदले, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान क्यों बदले, इसे नारीवाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
तो मृदुला गर्ग और उनकी बहन ने दोनों ने विवाह के पश्चात अपना दूसरा नाम अर्थात जिसे सरनेम के नाम से जाना जाता है वो बदल लिया। तो मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घुरघुस्सू हैं क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अर्थात मन्नू भंडारी जी ने अपना नाम विवाह उपरांत नहीं बदला था। इसलिए मृदुला गर्ग जी और मंजुल भगत से हमेशा यह बात पूछी जाती थी कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुईं, पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। 3 बेटियों के 2-2 नाम रखने के पश्चात पिताजी ने बाकी की 2 बेटियों का नाम एक ही रखा। पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका नाम एक रखने के लिए मजबूर हो गए, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, अर्थात लेखन में जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अचला जो उनकी छोटी बहन है वे अंग्रेजी की लेखिका बनी और राजीव जो उनके भाई हैं वे पुनः हिंदी के लेखक बने। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। जब किसी चीज़ के लिए अवहेलना मिलती है तो पहल तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में व्यक्ति अपने अनुसार अपने मन को संभाल लेता है और कोई ना कोई तर्क अवश्य अपने मन को समझाने के लिए स्वयं को देता है। और वही किया मृदुला भगत जी ने कि उनके घर पर जब उनकी लिखी हुई रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता था तो उन्हें एहसास हुआ कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझे चैलेंज नहीं करना चाहता या मेरी बात को काटना नहीं चाहता। अच्छी बात है, वो हमसे तर्क नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस बात को अपने मन में बैठा लिया कि कोई बात नहीं, वे नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं यदि तुम्हारी कोई बात नहीं मानता या तुम्हारी कोई अवहेलना करता है, तुमसे कोई रुष्ट होता है, तो उस चीज़ को, उस बात को अपने मन से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए तर्क देने आवश्यक होते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सांस अधिक लेने का मतलब है कि अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से अधिक भरना। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक पहलू देते हैं, सकारात्मक सोच देते हैं, तो हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने में कामयाब भी होते हैं। पर यहाँ तो हम शेर
तो गैर लेखिका बहनें सवा सेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था। वे कहती थी कि मैं अपने बड़े, अपने उच्च, अपने सामंतवाद का प्रदर्शन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं विद्यालय पैदल जाऊंगी और विद्यालय से पैदल घर वापस आऊंगी, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्द फारिग करने की लाचारी का भी। अब पिताजी क्यों गाड़ी भेजते थे? ताकि रसोइया जो खाना बनाने आता है वह समय पर चला जाए और सारी बहनों को खाना भी खिला जाए। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठे चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा अर्थात धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान लाकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया। जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई, अर्थात वह भी कोई कम नहीं थी। वह बात बात पर अड़ना जानती थी, लीक से हटकर जीती थी। बचपन में भी उनके पिता ने उन्हें मनाने का प्रयत्न किया था, लेकिन जनरल को पत्र लिख दिया था अपने पिता के खिलाफ। तो इस तरह की हरकतों के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि वह भी लीक से हटकर चलती थी। भले ही वो लेखन कार्य नहीं करती थी, लेकिन उनके जीवन जीने का ढंग अलग था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। इतना लीक से हटना भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने पिता के सामने अड़ना कि मुझे यह बताइए कि बीए पास करने से मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। जब मुझे आप जवाब देंगे तो मैं इम्तिहान देने जाऊंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें, क्योंकि ये कोई वाजिब वजहें नहीं थी, वाजिब कारण नहीं थे, सही कारण नहीं थे कि बीए की परीक्षा पास की जाए। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। फिर माता पिता का वही हथकंडा काम आता है कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं, हम जो कह रहे हैं वह तुम्हें करना होगा। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं,
खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। ये है अपने जीवन को अपने अनुसार व्यतीत करना, अपने अनुसार जीना, अपने तर्कों पर जीना, अपनी सोच के अनुसार जीना। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। सब कुछ पिता के अनुसार किया, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लेकिन ये जो लीक पर चलने की आदत थी, यह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। लिखने का रोग लगा लिया अर्थात वह भी लिखने लगी अपनी 30 बरस की उम्र को पार करने के पश्चात। आप देखिए कि किस तरह मृदुला गर्ग जी की बहनें अपने जीवन को यापन करती थीं, अपनी शर्तों पर, अपनी सोच के अनुसार। एक बार हम में एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। मृदुला गर्ग कहती हैं कि भले ही हमने अपने जीवन को परंपरागत ढंग से नहीं जिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें अपने जीवन में परंपरागत ढंग से ही जीती रहीं। अर्थात जब शादी की, भले ही शादी ढंग से ना चल रही हो, लेकिन कभी उसे तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अर्थात जब विवाह टूटता है तो भले ही दूसरा विवाह कर लिया जाए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि दूसरा विवाह भी सफल होगा। तो अच्छा यह है कि जो मिला है या जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसे ही सही ढंग से जिया जाए या जीने का प्रयत्न किया जाए। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बों अर्थात अलग अलग कमरों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। कहते हैं ना, जब कोई स्वतंत्र विचारधारा रखने वाला होता है तो वह अधिक समय तक दूसरों के अंकुश में जी नहीं पाता। जब वह विवाह के उपरांत अपने घर पर गईं तो वहाँ का माहौल, वहाँ आसपास रहने वालों का माहौल सब अलग था। लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही मृदुला गर्ग ने सबको अपने अनुसार बना लिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। जहाँ पर मिशनरीज होते हैं, जहाँ पर
क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर अधिकतर ये मिशनरी स्कूल्स खोले जाते हैं। तो उनके बार बार कहने पर भी बिशप वहाँ पर विद्यालय खोलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, आग्रह जारी रखा। मृदुला गर्ग बार बार कोशिश करती रही कि किसी तरह वहाँ पर एक विद्यालय खुल जाए। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह भी कोई शर्त थी? क्या कोई अगले 100 वर्षों तक का मापदंड दे सकता है? क्या अगले 100 वर्षों तक के लिए मंजूरी दे सकता है? अगले 100 वर्षों तक क्या स्वयं बिशप जीवित रहेंगे? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जो मान्य नहीं थी। मुझे गुस्सा आ गया, अर्थात मृदुला गर्ग जी को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर थी 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। अब वह बात मृदुला गर्ग जी के मन मस्तिष्क पर चोट कर गई कि बच्चों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप हमें उस बात के लिए नहीं कह सकते या हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और यह बात मृदुला गर्ग जी को पूरी तरह से सही लगी। उन्होंने स्वयं ठान लिया कि वह एक विद्यालय खोलेंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में, ख्यात मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। जब कोई लेखक होता है तो अपनी विचारधारा को अपने लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। मृदुला गर्ग भी एक लेखिका थी, इसलिए वह अपना ज़िद्दीपन अपने लेखों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करती थी। जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इसी कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल अर्थात मुनासिब या सही जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि विद्यालय से कोई भी फ़ोन नहीं आया था, किसी तरह का नोटिस नहीं आया था कि विद्यालय बंद है, तो उसके प्रश्न का जवाब भी किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था,
पर और बरस नहीं रहा था तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। उसे किसी बात की कोई शंका नहीं थी कि मैंने कोई गलत काम किया। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। सबने उसे यही बात कही कि हमने पहले ही कहा था कि विद्यालय बंद होगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? मतलब आपने कहा ठीक है, अब मैं भी अपनी बात को ऊंचा रखना चाहती थी, या मैं खुद जाकर देखना चाहती थी कि स्कूल बंद है या नहीं, और मैं गई तो स्कूल बंद था। इसमें आपके कहने का या न कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अकेलेपन का मज़ा होता है, लेकिन जब हमारी विचारधारा स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि वह नकारात्मक हो, वह गलत दिशा की तरफ जाए। हमारी सोच जब दूसरों का अहित नहीं करती, जब गलत कृत्य नहीं करती, सकारात्मक होती है, तब तो उस सोच के स्वतंत्र होने का फ़ायदा होता है। और यदि वह नकारात्मक हो, गलत हो, असत्य हो, झूठो दूसरों को तंग करने के लिए हो, तो ऐसी सोच को धारण न करना ही सही होता है। मृदुला गर्ग और उनकी बहनें भले ही अपने जीवन को लीक से हटकर जीती रहीं, लेकिन कभी उन्होंने दूसरों का अहित नहीं किया, दूसरों का हित करने के बारे में ही सोचा। अपने जीवन को जिया, लेकिन दूसरे के जीवन में भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। तो स्वतंत्र सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर अपने जीवन को जिएं। इसका अर्थ केवल मात्र ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्वतंत्र सोच आपके माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाएगी, आपकी स्वतंत्र सोच सकारात्मक है, तो उसे जीने में कोई अहित नहीं होता है। मृदुला गर्ग जी इस पाठ के माध्यम से सकारात्मक सोच को ही प्रबल कर रही हैं, सकारात्मक जीवन को जीने की प्रेरणा दे रही हैं। अपने और उनके साथ रहने वाली अन्य महिलाओं के माध्यम से उन्होंने भी अपनी से बड़ी महिलाओं से एक अच्छी सोच को अपने जीवन में प्राप्त किया था, और वही सोच वे हम तक भी पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हैं। आशा है कि उनकी इस सोच को हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतारने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।